घर एक परिवार जिसमें एक 75 इयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जो कि उस घर के मकान मालिक थे। वो अपनी पत्नी के साथ वहां रहते थे। जो बुजुर्ग इंसान थे उनका नेचर जो था बहुत अच्छा था, बातचीत वाला नेचर था। घर उनका काफी बड़ा था और इस वजह से काफी ज्यादा किराएदार उनके यहाँ रहते थे। किराएदार रहते थे, उनसे उनका मन बहल जाता था, आके थोड़ी बातचीत कर लेते थे। रोज का ये रूटीन था। लेकिन जब 13 मार्च 2025 को जो वहां के मकान मालिक थे वो नीचे नहीं आते हैं बात करने, तो किराएदारों को चिंता होती है कि अमूमन जो अंकल हैं रोज ही आते हैं नीचे बात करने, आज क्या हो गया, शायद उनकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि अक्सर वो बीमार रहते थे। जब वो ये चेक करने के लिए जाते हैं कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है, और जैसे उनके कमरे का दरवाजा खोलते हैं सबकी चीख निकल जाती है, क्योंकि जो मकान मालिक थे उनकी खून से लथपथ लाश वहां पड़ी थी। और थोड़ा और देखते हैं, जब उनकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो किचन में उनकी पत्नी की भी लहूलुहान अवस्था में लाश पड़ी थी। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है और आगे की कहानी जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आखिर इस मामले में किसकी गलती थी, किसने की थी इन दोनों बुजुर्गों की हत्या, क्यों की थी इनकी हत्या, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। साथ ही आपको कुछ सीखने लायक चीज जरूर मिलेगी कि आपके घर में किसी भी अजनबी को आप किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और ये जो सच्ची घटना है वो है बिहार की राजधानी पटना की। दरअसल पटना के नेहरू नगर की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक 75 साल का व्यक्ति जिसका नाम होता है एनके श्रीवास्तव, वो अपनी पत्नी सुजाता देवी के साथ यहाँ रहते थे। पत्नी की भी उम्र लगभग 60 से 61 साल के आसपास थी। उनका भरा पूरा परिवार था। एनके श्रीवास्तव के 3 बेटे थे। तीनों बेटे अपने जॉब के चलते दूसरे शहरों में रह रहे थे, और यहाँ पर जो एनके श्रीवास्तव हैं वो अकेले अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके निचले घर में कुछ किराएदार रहते थे। और जब 13 मार्च को एनके श्रीवास्तव सुबह आते हैं, बातचीत करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो शाम को नीचे नहीं आते। अब उनके जो किराएदार थे वो सोचते हैं कि अंकल तो रोज ही आती है, आज क्यों नहीं आए। वो जाकर देखते हैं और उनको लाश मिलती है। पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी हत्या किसने की, क्यों की। घर को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि घर का लॉकर खुला हुआ है, और जो सुजाता देवी ने चैन, हाथ में कंगन, अंगूठियां वगैरह पहन रखी थी, वो सब कुछ निकाला जा चुका। और पहली नजर में ये केस एक लूट मार का ही लगता है। जो वहां के किराएदार थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। वो बताते हैं कि हमें कुछ आवाज तो आई थी, लेकिन हमें लगा कि शायद इनके श्रीवास्तव का अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ये हर दिन की बात है, अक्सर दोनों लड़ते रहते थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। साथ ही जो आसपास के एरिया में सीसीटीवी फुटेज लगे थे उनको खंगाला जाता है, और उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति वहां से बाइक में निकलता है। अब ये व्यक्ति कौन था, क्योंकि कैमरे इतने क्लियर नहीं थे कि पता चल सके। धीरे धीरे जब खोजबीन शुरू हो जाती है, जो सुजाता देवी है और एनके श्रीवास्तव दोनों का मोबाइल नंबर निकाला जाता है। हालांकि दोनों का मोबाइल वहां से गायब था। नंबर के जरिए उसका पूरा कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, और पता चलता है कि जो सुजाता देवी है उनकी एक नंबर पे लगातार बातचीत होती थी। हर दिन में कई बार बातचीत होती थी, लंबी बात होती थी। अब जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक ये राजीव कुमार नाम के व्यक्ति का नंबर है, जो वहीं के अमित कुमार नाम का व्यक्ति का नंबर है, जो कि वहीं के एक राजीव नगर कॉलोनी जो कि पास में ही थी, वहां पर उसका किराने की दुकान थी। पुलिस तुरंत उसके पास जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने की एक वजह ये भी थी कि सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति निकला था उसने जो शर्ट पहनी थी वही शर्ट अमित कुमार भी पहने हुए अपनी दुकान पर बैठा था। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो बहुत आनाकानी करता है, लेकिन जब उसको कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, उनकी चैटिंग दिखाई जाती है, तो नर्वस हो जाता है और सब कुछ बता देता है। दरअसल अमित कहता है कि मेरी किराने की दुकान है। कुछ महीने लगभग आज से 1 साल पहले जो सुजाता देवी है मेरे किराने की दुकान पर आई थी कुछ सामान लेने, और उस वक्त मेरे दुकान में वो सामान खत्म हो गया था।
तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे अपना नंबर दे जाओ, सामान आ जाएगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। और इस तरीके से मैं उनका नंबर ले लिया था। जब वो सामान आता है, मैं सुजाता देवी को कॉल करता हूँ कि आपका सामान आ गया, आप ले जाओ। तो कहती हैं कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे घर पहुंचा जाओ और साथ में बैठकर चाय पी लेंगे। मैं उनके घर आता हूँ, चाय पीते हैं और इस तरीके से हमारा जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब अक्सर हम दोनों के बीच में बात होती रहती थी, हम चाय के लिए मिलते रहते थे। और इसी बातों बातों में, क्योंकि जो एनके श्रीवास्तव थे वो अक्सर बीमार रहते थे, और जो उनकी पत्नी थी सुजाता देवी, वो उनकी उम्र जरूर 61 साल थी, लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल यंग लेडी की तरह था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, हम दोनों एक दूसरे से फ्रेंड बन जाते हैं। धीरे धीरे जो सुजाता देवी हैं वो अपनी इच्छा जाहिर करती हैं और मेरे साथ हम दोनों के प्यार शुरू हो जाता है, हम दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। ये सब कुछ बड़े आसानी से चल रहा था। मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी मैं सुजाता देवी से ले लेता था, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे थे। उनके 3 बेटे कमाने वाले थे, उनको खर्चों के लिए। 15 तारीख को सुजाता देवी का मेरे पास कॉल आता है और वो कहती हैं कि घर पर आ जाओ। मैं घर पहुंचता हूँ, उनको फोन करता हूँ कि मैं नीचे खड़ा हूँ, क्या करना है। तो बोलती है तुम ऊपर आ जाओ। एनके श्रीवास्तव घर पर नहीं है। मैं ऊपर जाता हूँ और हमारे बीच में जो हमारा फिजिकल रिलेशन था वो शुरू हो जाता है, और तभी चीखने की आवाज आती है। जैसे हम पलट कर देखते हैं तो पता चलता है एनके श्रीवास्तव गेट पर खड़े थे, जो कि ये सब कुछ देख रहे थे और वो चीख रहे थे। मैं उनको पकड़कर अंदर, घर के अंदर लेता हूँ, कमरे के अंदर लेता हूँ और उनको मना करता हूँ कि आप चीखो मत। लेकिन वो और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और इसी कश्मकश में कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, मैं वहां पर तकिया पड़ा था, तकिया से उनका सिर मतलब फेस दबा देता हूँ ताकि इनकी आवाज बाहर ना निकले। और इसी ताबड़तोड़ में सुजाता देवी दौड़ते हुए किचन में जाती है और चाकू लेकर आती है और अपने पति के सीने पर बैठकर उनके गले को काट देती है। वो अचेत अवस्था जैसे हो गए थे, उसके बाद ताबड़तोड़ कई बार वो चाकू से उन पर कटती है ताकि ये किसी भी कंडीशन में बचने नहीं चाहिए, और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुजाता देवी किचन में चली जाती है, चाकुओं को साफ कर रही थी। मैं वहीं बैठा था, तभी मेरे दिमाग में आता है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब हत्या तो हो चुकी है। पुलिस आएगी और पुलिस आएगी, सुजाता देवी पकड़ी जाएगी तो सिंपल सी बात है, वो पकड़ी जाएगी तो मेरा नाम भी बताएगी और इस तरीके से मैं भी जेल चला जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जो अमित कुमार था वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। और इस कश्मकश में वो ये सोचता है कि क्यों न मैं सुजाता देवी को भी मार दूं, ताकि कोई बताने वाला नहीं रहेगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। और इसी सोच में वो किचन में जाता है। सुजाता देवी खड़ी थी, वो पीछे से जाके सुजाता देवी का हाथ पकड़ता है, उसे चाकू छीनता है और ताबड़तोड़ उन पर वार करना शुरू कर देता है, और सुजाता देवी की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद मेरे शर्ट पे जो खून के धब्बे पड़े थे, मैं उनको जाके बाथरूम में तुरंत धोता हूँ, उसको सुखाता हूँ और उसके बाद आराम से पहनकर वहां से निकल जाता हूँ, ये सोच में कि अब ना कोई बताने वाला है और ना अब मैं पकड़ा जाऊंगा, और जाके रोजमर्रा की तरह अपनी दुकान में बैठ जाता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जो क्रिमिनल होता है, जो खूनी होता है, उसकी शायद पुलिस को उसकी बू ही आ जाती है, उसकी बदबू आ जाती है कि वो वहां तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और इस तरीके से अमित कुमार भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, और एक बुढ़ापे की उम्र का अवैध रिश्ता एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है। इस सच्ची घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।